Hello students, welcome to economic class. Myself Arvind Kumar Pandey, and today you know that in this video we have started chapter number 2, basic concepts of macroeconomics. So students, this is the video number 2 for this chapter, and total this is video number 5, right? अब तक मैक्रोइकोनॉमिक्स के 4 वीडियो बन चुके हैं, ये 5th वीडियो बनने जा रहा है। एंड टुडे इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, 2000 इंपॉर्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हेनेवर यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो दिस बेसिक कंसेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट domestic territory, right? And here the next point is on which I am going to discuss with you is normal resident. What is the meaning of normal residence? So children, in macroeconomics it refers to an institution or an individual who resides in a particular country and whose center of economic interest lie in that country, right? These are the 2 points for deciding the normal resident are very important. First of all, you think an institution or an individual. An individual means I and you. An institution means any organization, right? So an institution or an organization resides in a country, right? जैसे मैं हूँ, मैं किसी कंट्री में जाके रहने लगूँ और मैं उस कंट्री में अर्न भी करूँ एंड स्पेंड भी करूँ, राइट? तो मैं उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स हो जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यूएसए में गया, मैं वहाँ पे रिसाइड करता हूँ, रहता हूँ एंड आई एम अर्निंग एंड स्पेंडिंग इन यूएसए, ठीक? तो मैं यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा। ऐसे अगर हमारी कंट्री में कोई चाइनीज आ जाके रहने लगता है, वो हमारी कंट्री में अर्न करता है, हमारी कंट्री में स्पेंड करता है, तो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। वी विल कंसिडर हिम एज ए नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंडिविजुअल अगर किसी कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में अप्लाई करता है, तो फिर वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम वो कौन से पॉइंट हैं जो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर हमारी कंट्री में कोई फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, विजिटर आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल स्टे इन आवर कंट्री, दे विल ईट इन आवर कंट्री एंड दे विल स्पेंड इन आवर कंट्री, बट स्टिल दे विल नॉट कंसिडर एज अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। कोई फॉरेनर है, कोई विजिटर है, वो हमारी कंट्री में आया है, तो वो हमारी कंट्री में रहेगा कुछ दिन, खाएगा भी, पैसे भी खर्च करेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहेंगे। ऐसे हमारी कंट्री का अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है टूरिस्ट पर्पज से या किसी और काम से थोड़े दिन के लिए, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेगा, उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में लाई करता है। वो तो वो घूमने गए ना, हम यूएसए घूमने गए हैं या यूएसए का कोई हमारे यहाँ घूमने आया है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई नहीं करता है, राइट? नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉरेन स्टाफ। फॉरेन स्टाफ का मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या हमारी कंट्री में कोई फॉरेन स्टाफ आया हुआ है, और यूएसए की आर्मी हमारी कंट्री में आई हुई है, या वहाँ के कुछ ऑफिसर्स हमारी कंट्री में आए कुछ दिन के लिए, या उनका कोई ज्वाइंट ऑपरेशन होना है, या कोई समिट में पार्टिसिपेट करना है, कोई मीटिंग है और वो इंडिया में हेड हो रही है, वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं या जहाँ के वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं ये उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं जिस कंट्री में इनका हेड ऑफिस लाई करता है, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसमें काम करने वाले लोग, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक में अगर वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिस है वो हमारी कंट्री में है और उसमें काम करने वाला कोई यूएसए का है तो ऑब्वियस बात वो हमारी कंट्री में ही रहेगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स एंड कॉमर्शियल ट्रेवलर्स। क्रू मेंबर, चलिए क्रू मेंबर आप जानते हैं जो शिप होता है तो उसमें ग्रुप होता है पायलट लोगों का, ठीक है, या ड्राइवर जो उनको ऑपरेट करते हैं, तो उनके जो मेंबर हैं क्रू मेंबर्स या फॉरेन वेसल यानी कोई ऐसा व्हीकल है, कोई ऐसा शिप है जो फॉरेन का है, उसके स्टाफ मेंबर हमारी कंट्री में रह रहे हैं, या कोई यूएसए का हमारी कंट्री में कॉमर्शियल पर्पज से आया, वो हमारी कंट्री में बिजनेस करने आया या थोड़े दिन के लिए आया, उसका जो आने का पर्पज है वो कॉमर्शियल है, यानी वो बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड वो हमारी कंट्री में आया है, कुछ दिन के लिए रुकता है, खाता है, पीता है, तो फिर हम उसको अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। इसमें जो कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवल करते रहते हैं कॉमर्शियल पर्पज से। एंड सीजनल वर्कर्स, कुछ ऐसे वर्कर हैं जो सीजन में ही हमारी कंट्री में आते हैं, कुछ ऐसे वर्कर हैं जो पर्टिकुलर सीजन में दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं जिस कंट्री के वो रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट बॉर्डर वर्कर्स, ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट कि बॉर्डर वर्कर्स काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, तो इंडिया के बहुत सारे रहने वाले लोग रोज नेपाल जाते हैं काम करने के लिए, और नेपाल के बहुत सारे लोग काम करने के लिए रोज इंडिया आते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं। तो इस केस में जो इंडिया का रहने वाला जो इंडियन है वो नेपाल वर्क करने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ऐसे नेपाल का जो पर्सन हमारी कंट्री में काम करने के लिए हो जाता है फिर वापस नेपाल चला जाता है, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होगा। तो चलिए ये थी नॉर्मल रेजिडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। Children, you can see as I have written on the board, citizenship is a legal concept, right? And it is obtained by birth or by legal provision. Citizenship children एक legal concept है, ये दो तरीके से आपके पास आता है, या तो by birth आएगा या by legal provision आएगा। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका बर्थ यूएसए में हुआ, उसका जन्म यूएसए में हुआ, तो फिर वो यूएसए का सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। तो किसी कंट्री में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जन्म हुआ होता है तो उसको बाय बर्थ वहाँ की सिटीजनशिप उसको मिल जाती है, तो इसे तो हम कहते हैं बाय बर्थ, ठीक है। दूसरा है बाय लीगल प्रोविजन। बाय लीगल प्रोविजन का मतलब ये है कि जैसे मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाता हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे वहाँ रहना चाहता हूँ, मेरी फैमिली वहीं है, मैं वहीं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ लीगल प्रोविजन होते हैं उसको मैं फॉलो करूँगा और फिर वहाँ की गवर्नमेंट हमको वहाँ का सिटीजनशिप हमें प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि मैं यूएसए में जाके रहने लगूँ और यूएसए की गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे वहाँ का सिटीजनशिप दे दो, तो कुछ लीगल प्रोविजन होते हैं उसके थ्रू मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या कोई यूएसए का अगर हमारी कंट्री में रहता है और वो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हम उसे यहाँ का सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दें, तो लीगल प्रोविजन के थ्रू उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर वो हमारी कंट्री सिटीजनशिप हो जाएगा। या फिर किसी का बर्थ एक पर्टिकुलर कंट्री में हुआ है, हमारी कंट्री में जिसका जन्म हुआ है वो जन्म से ही हमारी कंट्री का सिटीजनशिप हो जाता है, बाई बर्थ ही उसको ये मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप में चिल्ड्रन इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये जो सिटीजनशिप था ये लीगल कंसेप्ट था, एंड रेजिडेंटशिप चिल्ड्रन जो है ये है आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने इसमें भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो अगर एक पर्सन है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है, तो यहाँ पर चलिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ओके, इन्वेस्टमेंट, या सिंपल मैं कह सकता हूं अर्न एंड स्पेंडिंग। कोई पर्सन है वो चाइना का रहने वाला है लेकिन वो हमारी कंट्री में रहता है और हमारी कंट्री में वो अर्न भी कर रहा है, स्पेंड भी कर रहा है, और वो हमारी कंट्री में मोर देन 1 ईयर रिसाइड करता है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो फिर उसे हम अपनी कंट्री का रेजिडेंशिप कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में लाई करता है, तो अगर वो उस कंट्री में रहता है, वहीं पे कमाता है, खाता है और उस कंट्री में वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, तो फिर वो उस कंट्री का रेजिडेंशिप कहा जाएगा जिस कंट्री में वो कमा खा रहा है और 1 साल से ज़्यादा का रहता है। जैसे कि चाइनीज है, वो हमारी कंट्री में आता है और हमारी कंट्री में वो अर्निंग कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है और 1 साल से वो ज़्यादा हमारी कंट्री में रहता है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द रेजिडेंशिप और इंडियन रेजिडेंशिप हम उसको कहेंगे। सिटीजनशिप तो वो चाइना का ही रहेगा, सिटीजनशिप उसको चाइना, उसके पास सिटीजनशिप चाइना की ही रहेगी, बट रेजिडेंशिप वो हमारे कंट्री का इंक्लूडेड होगा। ऐसे ही अगर कोई इंडिया का है पर्सन और वो चाइना में जाके अर्निंग कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है और उसका चाइना में वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रुकता है, सो इट विल बी कंसिडर द रेजिडेंशिप ऑफ चाइनीज। चाइना का वो रेजिडेंशिप कहा जाएगा, वो इंडिया का रेजिडेंशिप नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, इस केस में एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो सिटीजन तो इंडिया का ही रहेगा, सिटीजनशिप वो इंडिया की है उसके पास, बट रेजिडेंशिप उसके पास रहेगा चाइना का। तो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 पॉइंट थे। सो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ। टिल देन आप वीडियो को वॉच करते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड जो आपकी क्लास में है, 12th क्लास में, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, फॉर दिस वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।